निरंजन जी मैं आपसे समझना चाहूंगा ये पर्ची और खर्ची की लड़ाई आखिर आप कहां तक जाती हुई दिखाई देख रहे हैं? देखिए रविंद्र जी, वास्तविकता अगर आप पूछेंगे तो मेरा ये मानना है कि जो पिछली सरकार के अंदर जो भी सिस्टम था या पिछली सरकार की जो भी त्रुटियां थी, निश्चित रूप से उसके अंदर हम उसके बारे में हम चर्चा करते रहे हैं और आगे भी हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब अब ये सरकार बन गई, जनता ने उनको समझ लीजिए रिजेक्ट कर दिया और आपको जनता ने चुन लिया, उसके बाद में मेरे हिसाब से अब आपको जनता के लिए काम करके और आगे बढ़ते हुए जो वादे आपने चुनाव के दौरान किए थे, या मान के चलिए कि आज जो आप काम कर रहे हैं वो काम होते हुए दिखने भी चाहिए। क्योंकि आप तो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन वो धरातल के ऊपर भी वो नजर आना चाहिए कि जनता को वो चीज लगनी चाहिए कि कोई सरकार है जो हमारे लिए काम कर रही है। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम जो खर्रा जी के बयानों की बात करें रविंद्र जी, तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए, पेपर लीक उत्तर प्रदेश में भी हुआ, पेपर लीक लगभग मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान की समस्या रही, लेकिन समस्या तब बड़ी हो जाती है जब सरकार प्रायोजित पेपर लीक या इस प्रकार का अपराध सरकार प्रायोजित। और जो दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई सर यही तो बात है भाई, आखिर कितना धैर्य रखना चाहिए, कितना धैर्य? हर कोई ये सवाल कर रहा है। पहले जब 3 महीने सरकार को हुए तो कहा 3 महीने आपको हुए, कहा कि भाई आचार संहिता लग गई। फिर उसके बाद जब 6 महीने हुए कहा कि अभी तो जो है आचार संहिता हटी है। अब जब 10 महीने हुए कह रहे हैं कि भैया बंदोबस्त करने दीजिए, अभी पूरा पूरा इंतजाम हो रहा है तमाम सबूतों का। निश्चित रूप से मैं वही निवेदन कर रहा था, मैं बड़े बड़े बच्चों की बात कर रहा हूं। हाँ नहीं, निश्चित रूप से मेरे हिसाब से अब सरकार को इस चीज के ऊपर केवल बयानबाजी ना करके इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए भी दिखना चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अब जनता अपडेट हो रही है, नई नई तकनीक अपडेट हो रही है, लेकिन मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे भारत की राजनीति आज भी सन 1960-70 वाली राजनीति के डर्रे पे चल रही है कि केवल और केवल आरोप लगाने वाली चीजें, या यूं कहें कि बयानबाजी के अंदर आप घोटालेबाज हैं, आप भ्रष्टाचारी है, आप फलाना है, ढिमकाना। भाई आप कन्विक्ट करवाइए, आप जांच करवाइए, सीबीआई को जांच सौंपिए। अगर आपके पास कोई इतनी सबल एजेंसी नहीं है तो केंद्र की एजेंसी को जांच सौंपिए। जी बिल्कुल। और देखिए ये एक दूसरे की हुई है, क्या ये से कुछ नहीं होगा? 7 सीटों में से एक अच्छी जीत बीजेपी हासिल कर सकती है, क्योंकि एक ही सीट बीजेपी के पास है, 6 सीटें तो बाकियों की है। निश्चित रूप से देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके से उपचुनाव की अगर हम बात करें तो उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने इन उपचुनाव में 7 में से अगर कुछ भी स्कोर किया, 2 स्कोर 3 स्कोर, तो वो उसकी विजय मानी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आपने बताया, लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या? वास्तविकता ये है कि आज अगर जनता आपको चुन करके बैठाती है तो मेरा एक ही निवेदन, बार बार एक ही बात कहता हूं कि जो चीजें आप बोलते हैं, जो योजनाएं बनाते हैं, प्रभावित पक्ष को शामिल करके वो उन योजनाओं को धरातल पर बिल्कुल ये चुनौती है सरकार के लिए, हर सरकार के लिए। कोई भी सरकार है, जो योजनाएं, जो घोषणा पत्र आता है, जो दावे किए जाते हैं, वो धरातल पर आते हुए दिखने चाहिए, क्योंकि सब्र का बांध जनता का टूटने ना लगे, ये कोशिश की जानी चाहिए। चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज की फाइट में आप लोग आज शामिल